नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पिछले 11 वर्षों से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भागीदारी से सुशासन और परिवर्तन के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई है। आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक सरकार ने जन केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी है। पिछले 11 वर्षों में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं और जीवन की सुगमता को बढ़ावा मिला है। भारत आज न केवल सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, बल्कि जलवायु कार्रवाई और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में उनकी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ ही जन जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जन औषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि हो, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। 25 करोड़ लोगों ने गरीबी से मुक्ति पाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है। 15 करोड़ से अधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 13,000 करोड़ से अधिक का कर्ज दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। डीबीटी के माध्यम से 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 52.5 करोड़ से अधिक छोटे उद्यमियों को कर्ज दिया गया है। 10 लाख से अधिक घरों में मुफ्त सोलर रूफ टॉप की सुविधा मिली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं। छात्रवृत्ति पाने वाले 58% विद्यार्थी आरक्षित वर्ग के हैं। सरकार में भी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। मंत्री परिषद में 60% मंत्री SC/ST और OBC वर्ग से हैं। Extreme poverty has dropped by 80% decline. प्रधानमंत्री अन्न योजना 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान दिखते थे। आज आपको पक्के घर दिख रहे हैं। जिस सड़क पर आप चलते थे वो हाईवे में, कभी आप हाईवे पर होते थे, कभी हाईवे से नीचे होते थे, अगर आपको उन दिनों की याद हो। आज आप जिस हाईवे पर चलते हो आपको खुद ही ध्यान में लेना पड़ता है कि अगर डाइवर्जन लेना है तो स्पीड इतनी है कि 2 किलोमीटर पहले से ध्यान में लेना पड़ता है कि आई हैव टू गो लेफ्ट। ये आज हाईवे की स्थिति बन गई है। और इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे कहा 4 करोड़ मकान बने हैं और 3 करोड़ ये अगले 5 साल में और बनने हैं, उसका भी सैंक्शन हो चुका है। उसी तरीके से उज्ज्वला योजना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं। पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीज से बाजार तक के विजन से कृषि क्षेत्र को तकनीक और नवाचार के बढ़ते प्रयोग से इसे नई रफ्तार मिली है। वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2025-26 में कृषि बजट में 5 गुना की वृद्धि की गई है। कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को
3.7 लाख करोड़ वितरित किए गए। करीब 25 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। वर्ष 2025-26 में केसीसी के तहत कर्ज सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख की गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत दावों में 1.75 लाख से अधिक का निपटान किया गया। एमएसपी पर दलहन खरीद में 7,350% की वृद्धि की गई। पीएम धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा। ई-नैम के माध्यम से अब तक 1,473 मंडियां जुड़ी हैं। एमएसपी पर तिलहन खरीद में 1500% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2021 से 2026 के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए 93,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 100 करोड़ की घोषणा की गई है। भारत की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में पिछले 11 सालों में अभूतपूर्व बदलाव आया है। साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई, जिसका मकसद गरीब परिवारों को इलाज के भारी खर्च से बचाना था। आज ये योजना करीब 36 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा रही है और ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना बन गई है। इसमें बीमा, बीमारी की रोकथाम और डिजिटल तकनीक पर बल दिया गया है, जिससे जरूरतमंद लोगों को सस्ती और आसानी से मिलने वाली इलाज की सुविधा मिले। वहीं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने आम जनता को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे देश के हर कोने तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। सभी जिलों में अब 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के चालू होने के साथ इस योजना ने न केवल स्वास्थ्य सेवा के सामर्थ्य को बढ़ाया है, बल्कि स्वरोजगार के लिए अवसर भी बनाया है। 2025 तक भारत सकल घरेलू उत्पाद के मामले में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे भारत अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जर्मनी से ही पीछे रह गया है। आर्थिक जगत को एक साथ कैसे देश के लिए डेवलप किया जा सकता है, उसको करना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको 4थे स्थान पर ला रहा है और हम 4थे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं और हम 4th स्ट्रेट कंसेक्यूटिव 4th स्ट्रेट में हम अपने ग्रोइंग इकोनॉमी में इस ईयर भी हम सबसे आगे हैं। और उसी तरीके से हम देखें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा 4था साल लगातार चल रहा है। Per capita income has increased by 67%. Foreign exchange reserves has increased by 135%. Exports at the record of to the US dollars is 825 billion. Gross FDI rise is 106%. पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को केंद्र में रखा है। देश को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प के साथ सरकार ने निवेश आकर्षित करने, घरेलू क्षमता के निर्माण और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कई संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम शुरू किए हैं। ऐसी ही एक पहल के तहत वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना शुरू की गई, जो सरकार के संकल्प को दिखाती है। 5 वर्षों में कुल 1.97 लाख करोड़ रुपए की लागत के साथ कई पीएलआई स्कीम देश की 21वीं सदी की औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बनकर उभरी हैं। शुरुआत में 3 सेक्टर्स मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए लॉन्च की गई इस योजना को बाद में 14 महत्वपूर्ण सेक्टर्स में भी लागू किया गया। इन सेक्टर्स में ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल से लेकर एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी और स्पेशलिटी स्टील जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स शामिल हैं। पिछले 11 वर्षों में भारत के आर्थिक सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य आसान, त्वरित और पारदर्शी व्यापार रहा है। पिछले एक दशक में भारत का कारोबारी परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। त्वरित अप्रूवल, आसान कंप्लायंस और डिजिटली इंटीग्रेटेड सिस्टम के कारण आज भारत उद्योग और निवेश के लिए दुनिया की पसंदीदा जगह बनकर उभरा है। कि पिछले 11 साल में
मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन की सफलता खासकर रक्षा उत्पादन में साफ दिखाई देती है। 2014-15 में भारत का कुल रक्षा उत्पादन 46,449 करोड़ था। वर्ष 2023-24 में ये लगभग 3 गुना बढ़कर 1,27,434 करोड़ हो गया है। और सबसे अच्छी बात ये कि अब सिर्फ सरकारी कंपनियां ही नहीं, निजी कंपनियां भी इसमें तेजी से आगे आ रही हैं। इसमें कुल उत्पादन में से लगभग 21,083 करोड़ का योगदान निजी कंपनियों का है, जबकि सरकारी रक्षा कंपनियों ने 1,06,351 करोड़ का योगदान दिया है। भारत अब खुद ही बड़ी संख्या में रक्षा सामान बना रहा है और निजी कंपनियां भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। रक्षा निर्यात की कहानी भी काफी दिलचस्प है। साल 2014-15 में भारत ने 1,941 करोड़ रुपए के रक्षा सामान विदेश में बेचे थे, लेकिन 2024-25 में ये बढ़कर 23,662 करोड़ रुपए हो गया है। यानी 10 साल में इसमें 12 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसमें फिलीपींस को $375 मिलियन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बेचना और आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम भेजने जैसे कुछ बड़े सौदे भी शामिल हैं। इन तस्वीरों को भले ही 11 साल का वक्त बीत गया हो, लेकिन ये आज भी सभी के जहन में ताजा हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में 11 साल पूरे हो गए हैं। आज 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तिरंगा चाहिए, गुजरात के आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि-कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आपके इस आशीर्वाद की शक्ति से मैं दिन रात देशवासियों की सेवा में जुटा रहा। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। 2014 से 2025 तक 11 साल का लंबा सफर पूरा हो गया।
इतने साल की सरकार में भारत ने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और कूटनीतिक मोर्चों पर कई सारे बदलाव देखे हैं। देश में डिजिटल, आर्थिक, डिफेंस और शैक्षणिक क्षेत्रों में कई अहम बदलाव हुए हैं। देश एक मजबूत, अधिक आत्मनिर्भर और डिजिटल बदलाव की वजह से एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है। इन बड़े सुधारों में बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के साथ मोदी युग ने भारत की दिशा बदल दी है। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 11 साल का कार्यकाल हर मोर्चे पर कामयाब रहा है, लेकिन आज बात करेंगे 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी की 11 प्रमुख उपलब्धियों की। जनधन योजना, – 2014 में शुरू की गई ये योजना देश के करोड़ों गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का माध्यम बनी। पहली बार बड़ी आबादी को सीधे बैंक खाते, बीमा और आर्थिक समावेशन का लाभ मिला। स्वच्छ भारत मिशन, गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता को आंदोलन बनाया। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने और खुले में शौच की दर में भारी गिरावट आई। जीएसटी, विभिन्न करों को खत्म कर पूरे देश को एक राष्ट्र एक कर की नीति से जोड़ा गया। इससे व्यापारिक प्रक्रिया आसान हुई और टैक्स सिस्टम पारदर्शी बना। नरेंद्र मोदी सरकार का ये कदम सही मायनों में देश की आर्थिक आजादी सरीखा रहा। आयुष्मान भारत योजना, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना बनी। करोड़ों लोगों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिला। डिजिटल इंडिया, मोदी सरकार ने तकनीक को जन जन तक पहुंचाया। यूपीआई, डिजी लॉकर, डिजिटल भुगतान जैसे प्लेटफॉर्म आम नागरिक की जिंदगी का हिस्सा बने। इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में बुनियादी ढांचे को विस्तार मिला। भारत में हर दिन औसतन 37 किलोमीटर हाईवे बनने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को नया आयाम दिया। यूएन से लेकर अमेरिका, जापान और यूएई तक भारत की वैश्विक छवि को मजबूती मिली। दशकों से चल रहे विवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में समाप्त हुए। आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भरता को विकास का मंत्र बनाया गया। आपदा आई लेकिन अवसर भी लाई। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज को प्रोत्साहन मिला। अनुच्छेद 370 हटाना, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाकर मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसे दशकों से लंबित माना जा रहा था। राम मंदिर निर्माण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व देकर शांतिपूर्ण और गरिमामय रूप दिया। नारी शक्ति और कानून, 3 तलाक कानून, महिलाओं के लिए सैन्य सेवा में प्रवेश और
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में देश की आर्थिक गति का पहिया भी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। आर्थिक विकास की कामयाबी की कहानी उम्मीदों की नई इबारत लिख रही है। भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में कार्यभार संभाला था, तब भारत की अर्थव्यवस्था काफी सुस्त थी और महंगाई से भी जूझ रही थी। पिछले कुछ सालों में सरकार के आर्थिक सुधारों, जिसमें जीएसटी और आईबीसी शामिल हैं, इन सब वजहों से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। 2017 में जीएसटी की शुरुआत ने जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। इससे व्यापार दक्षता में वृद्धि हुई। 2016 में शुरू की गई आईबीसी ने कॉर्पोरेट लोन को संबोधित करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म दिया, जिससे वित्तीय समाधानों में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आई। 2014 में जो जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन की थी, वो 2025 तक $5 ट्रिलियन को पार कर सकती है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना पीएम मोदी के प्रमुख वायदों में से एक पूरा करने जैसा है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कई अहम पहलों ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। इस वजह से भारत ज्यादा आत्मनिर्भर बना है और आयात पर निर्भरता कम हुई है। शिक्षा किसी भी समाज, देश का मूल आधार होती है। शिक्षा में बदलाव लाने की ताकत होती है। जब भी कभी कोई अटकाव या भटकाव आता है, तो उसको सही दिशा देने का काम शिक्षा ही करती है। समय की जरूरत के हिसाब से अब शिक्षा की नीतियों में भी बदलाव हो रहे हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का महत्व बरकरार है, क्योंकि ये दौर बदलाव का है। सोशल मीडिया, एआई का जमाना है, तो शिक्षा में भी कहीं न कहीं इस बदलाव को समाहित करना जरूरी है। इसी बदलाव की बानगी देखने को मिली सरकार की नई शिक्षा नीति में। साल 2014 में भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी। साल 2020 में शुरू की गई नई शिक्षा नीति ने 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 संरचना के साथ बदलकर एक महत्वपूर्ण सुधार को देश के सामने रखा। इसमें कौशल विकास और बहुविषयक शिक्षा पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना करने की बात कही गई है। साल 2015 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, उनका कौशल विकास करना था, जिससे कि उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकें और स्वरोजगार शुरू कर सकें। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय इस योजना के तहत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट प्रदान करती है। साल 2025 तक सरकार का लक्ष्य 500 कौशल भारत केंद्र स्थापित करना है, जो कि एआई, रोबोटिक्स और डेटा विज्ञान जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। इससे युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा पीएम ई-विद्या और स्वयं जैसी पहलों ने ऑनलाइन शिक्षा को लोगों के लिए आसान बनाया है। खासकर महामारी के दौरान इससे पूरे देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिला है। देश एक बार फिर
स्किल को सम्मान दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट पर भी उतना ही जोर दे रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नारी शक्ति को सशक्त बनाना, राष्ट्रीय परिवर्तन की अगुवाई में महिलाओं की भूमिका मोदी सरकार की एक खासियत रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला विकास से हटकर महिला नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री के विकास कार्यों को महिलाओं का स्पष्ट समर्थन मिला है। महिला सशक्तिकरण मोदी सरकार के विकास एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। मातृवंदन योजना, नारी शक्ति वंदन और 33% आरक्षण से महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगी है। स्टैंड अप इंडिया से 81% महिलाएं उद्यमी बनी। मुद्रा योजना से 68% महिलाएं लाभार्थी हुईं। केंद्र सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, जिनमें से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लखपति दीदी अपना गरिमामय जीवन जी रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों का आत्मसम्मान बढ़ा है। 3 तलाक कानून की समाप्ति से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। संकल्प विरासत का संरक्षण भी और विकास भी एक ऐसा विचार है जो ये दर्शाता है कि किसी भी क्षेत्र के विकास को उसकी विरासत को संरक्षित किए बिना नहीं रहना चाहिए। ये एक संतुलित दृष्टिकोण है जो विकास के साथ साथ विरासत के संरक्षण पर जोर देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना संकल्प विरासत का संरक्षण भी और विकास भी के परिणाम स्वरूप अयोध्या में रामलला की दिव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक, केदारनाथ धाम का नवनिर्माण, बद्रीनाथ क्षेत्र का विकास, करतार साहब कॉरिडोर को खुलवाना, हेमकुंड साहब और गिरनार में रोपवे बनवाना, नमामि गंगे योजना, तिरुवल्लुर में कल्चरल सेंटर बनाना, उल्लेखनीय कार्यों से भारत आत्मगौरव के साथ साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत की विदेश नीति का ठोस आधार है और वो आधार है भारत प्रथम, यानी सबसे पहले भारत। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी लगातार अपना असर दिखा रही है। भारत की विदेश नीति की ये खासियत रही है कि इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। भारत की नीति वैश्विक कल्याण की नीति है। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की, एक नई अवधारणा जिसका उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रवेश द्वार में बदलना और भारत के विस्तारित पड़ोस के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करना था। ये नीति लगातार सरकारों के लिए भारत की धुरी बनी रही। साल 2014 में भारत का वैश्विक प्रभाव सीमित था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सक्रिय कूटनीति ने देश की स्थिति को बढ़ाया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट जैसी पहलों के जरिए भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। भारत के लिए आसियान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। भारत के वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 11% की है। 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2009 और वित्त वर्ष 2023 के बीच आसियान से भारत में आयात में 234.4% की बढ़ोतरी हुई। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारी पर सरकार के फोकस ने भारत को दुनिया के कई मंचों पर एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। भारत की विदेश नीति अब हर पहलू को बारीकी से देखती है। अब भारत ने विदेश नीति पर अपना स्टांस भले ही बदला हो, लेकिन स्टाइल वही है जिसका मूल आधार है मानवता। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ने वैश्विक आर्थिक फैसले लेने में भारत के बढ़ते नेतृत्व को प्रदर्शित किया। 2015 में भारत के सह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने
अक्षय ऊर्जा पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।